नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं और सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। पहला आर्टिकल नॉर्थ कोरिया और रसिया के रिलेशनशिप को बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो रसिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया विजिट पर गए थे। अब जिस प्रकार से अमेरिका अपना एलाय बनाते जा रहा है, अपना एक ग्रुप बनाते जा रहा है ताकि अपने आप को वो सेव कर सके और दूसरे लोगों को डाउन कर सके, ठीक इसी प्रकार से अमेरिका को काउंटर करने के लिए रसिया भी अपना एक संगठन बना रहा है। और ये काफी इंपॉर्टेंट पैक्ट हो सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच में ये सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। यदि नॉर्थ कोरिया के ऊपर आक्रमण हुआ तो रसिया साथ देगा, रसिया के ऊपर यदि हमला होता है तो नॉर्थ कोरिया साथ देगा। मतलब अब दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती है और भी ज्यादा पक्की हो रही है। एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, दूसरी तरफ चाइना जैसे देश हैं, पाकिस्तान जैसे देश हैं। इनके साथ में रसिया अपनी जो मित्रता है उसको और भी ज्यादा डीप करते जा रहा है ताकि किसको काउंटर करे, वो अमेरिका को काउंटर कर सके, साथ ही जो यूरोपियन कंट्री हैं उनको काउंटर कर सके। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो स्थिति बन गई है ना, वो कोल्ड वार की जो कंडीशन पहले चल रही थी वर्ल्ड वार 2 के बाद में, कि दो पूरा जो दुनिया है दो धुरी में बढ़ गया था, एक अमेरिका की तरफ और एक रसिया की तरफ। वही कंडीशन आज भी यहाँ पर खड़ी हो रही है। सेकंड वाला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि म्यांमार और भारत के संबंध को बताता है। हम जानते हैं कि म्यांमार में अब किसका शासन चल रहा है, मिलिट्री का शासन चल रहा है। अब वहां पर जो चुनी हुई सरकार है उसको गिरा दिया गया है। तो जैसे कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत में चुनी हुई सरकार है, भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो ठीक उसी प्रकार से डेमोक्रेसी को भारत सपोर्ट कर सकता है म्यांमार में। इस मामले में हमारी क्या पॉलिसी होना चाहिए? हम मिलिट्री को हथियार दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हथियार? क्या मतलब, क्या फायदा है? मिलिट्री उसका इस्तेमाल अपने सिविलियन लोगों पर, आम नागरिकों पर उसका इस्तेमाल कर रही, तो हमारे हथियार बेचने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इस प्रकार से म्यांमार और भारत के रिलेशन को हम समझेंगे कि एक डेमोक्रेसी होने के नाते भारत को क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस आर्टिकल को जो कि रसिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशनशिप को बताता है। पार्टिकुलरली आज के समय में देखा जाए ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि फिर से कोल्ड वार जैसी कंडीशन उत्पन्न हो रही है। ठीक इस प्रकार की कंडीशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमको देखने को मिली थी, जहां पर पूरा जो वर्ल्ड है दो ग्रुप में बंट गया था। एक तो अमेरिका की तरफ जा रहे थे, दूसरा रसिया की तरफ ज्वाइन हो रहे थे। लेकिन आज का जो समय है वैसा नहीं रह गया है। आज के समय में एक तीसरी शक्ति के रूप में चाइना उभर रहा है। इसके अलावा भी अन्य कंट्रीज का दबदबा अब बढ़ते जा रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में रसिया के राष्ट्रपति के द्वारा नॉर्थ कोरिया की विजिट करी जाती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैक्ट के ऊपर साइन हुआ है। ठीक इस प्रकार का जो साइन है ना, अमेरिका ऑलरेडी से कर चुका है। जैसे नेटो के माध्यम से, नेटो के अंतर्गत किसी एक देश पर हमला मतलब सब देश पर हमला, ठीक वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है। रसिया पर हमला मतलब नॉर्थ कोरिया पर हमला, और यदि नॉर्थ कोरिया के ऊपर होता है तो रसिया इसका जवाब देगा। तो हाल फिलहाल में ये एक सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बीच में प्योंगयांग में, जहां पर दोनों ही देशों ने म्यूचुअल असिस्टेंस के ऊपर प्रॉमिस किया है। यदि कहीं पर भी एग्रेशन होता है, युद्ध वगैरह होता है, तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो हाथ मिलाया गया है इसका क्या रीजन हो सकता है। पहले नंबर की बात यह है कि दोनों देश कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कहना चाहिए एलाय हैं, आर फेसिंग बाइटिंग सैंक्शन बट फॉर डिफरेंस रीजन। देखिए, दोनों ही कंट्री जो है अमेरिका के द्वारा सैंक्शन को फेस कर रहे हैं,
इसलिए दोस्त दोस्त बन गए ये दोनों, ठीक है। साथ ही साथ में ये दोनों जो है वेस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका भी सामना कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। साथ ही साथ में नाउ दे सीम डिटरमाइंड टू रिवाइव द अलायंस सो दैट दे कैन स्टैंड अप टू द वेस्टर्न लीड ग्लोबल ऑर्डर टुगेदर। दोनों लोग हाथ मिला रहे हैं, इसका एक ही रीजन है कि जो वेस्टर्न लीड ग्लोबल ऑर्डर है उसको हरा सकें। तो कुल मिलाकर के एक नई शुरुआत मानी जा रही है यदि रसिया की तरफ से, ठीक है। पिछले 24 साल में हिज फर्स्ट इन 24 ईयर्स, पिछले 24 सालों में ये पहली विजिट मानी जा रही है पुतिन की तरफ से, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार से रसिया का सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को दिया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, रशियन लीडर ने सपोर्ट किया है मल्टीलैटरल इफोर्ट्स को टू कर्ब द नॉर्थ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन पास्ट। देखिए, जो नॉर्थ वाली कंट्रीज हैं, पार्टिकुलरली ये लोग जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के आए हैं और दूसरे लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, तो इसके लिए रशियन लीडर ने हमेशा से ही बहुत सारे प्रयास किए हैं कि जो नॉर्थ का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोका जाए। मॉस्को ने कई बार वीटो भी लगाया है, कहाँ पर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, प्योंगयांग ओवर इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इसने न्यूक्लियर आर्सेनल प्रस्तुत किया था ना, तो इसको रोकने के लिए यूएन में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, लेकिन मॉस्को ने भी इस मामले में वीटो प्रोवाइड किया था। अब हम बात करते हैं, ये दोनों जो कंट्री है ना आपस में साथ आए हैं, इसका एक ही रीज़न है भाई, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो, यूक्रेन से भी इसको बचना है। साथ ही साथ यूक्रेन का साथ दे रहा है अमेरिका, इसलिए इसको अपना एक पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत पड़ गई है। तो मतलब यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसने मौका दिया है रसिया को। अब हम बात करते हैं, ठीक है, उधर अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है लेकिन इधर रसिया सपोर्ट दे रहा है, इसलिए नॉर्थ अमेरिका का काम चल जाएगा। जब यूक्रेन का वार चालू हुआ, ठीक है, एंड रसिया केम अंडर वेस्टर्न सैंक्शन, इसके बाद रसिया के ऊपर सैंक्शन लगना चालू हो गया, तो पुतिन किधर गए, किम जोंग की तरफ गए थे फॉर एम्यूनेशन एंड बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन वार के चलते चलते ही दोनों जो कंट्री है ना, युद्ध के लिए, एम्यूनेशन के लिए, गोला बारूद के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आपस में हाथ मिलाते हैं। किम जोंग उन ने विजिट किया था सितंबर 2023 में। नॉर्थ कोरिया रिपोर्टेडली सप्लाइड एम्यूनेशन टू रसिया। अब आप सोचिए, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री रसिया को गोला बारूद, हथियार प्रोवाइड कर रही है, कितने बड़े लेवल पर ये नॉर्थ कोरिया अभी पहुंच चुका है, जो रसिया जैसी कंट्री को एम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। इसके बदले में मॉस्को ने भी फूड एंड फ्यूल, and there was speculation that it could help North's defense sector with critical technology। खाना पानी दे रहा है रसिया, फ्यूल दे रहा है रसिया, साथ ही साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा ताकि नॉर्थ कोरिया की जो डिफेंस सेक्टर है वो आगे बढ़ सके। हालांकि दोनों ही कंट्री ने इस चीज़ की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है कि वीपन्स का ट्रेड होगा। सिक्योरिटी पैक्ट क्लियरली एलिवेटेड टाइज टू द हाई लेवल ऑफ डी फैक्टो अलायंस। कुल मिलाकर के ये जो सिक्योरिटी पैक्ट हम देख रहे हैं, ये दोनों देशों के रिश्तों को ना बहुत हाई लेवल तक आगे लेकर के जाने वाला है। आगे हम देखते हैं कि रसिया अपनी क्या रणनीति रखता है, रसिया की क्या स्ट्रेटजिक नीति रही है।
कुल मिलाकर के देखिए, जब से ये यूक्रेन का वार चल रहा है ना, तो रसिया ने अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश करी है, जो कि अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं। जैसे कि ही रिपोर्टेडली बॉट कामिकेज ड्रोन फ्रॉम ईरान। ईरान से उसने ड्रोन खरीदे, पहले नंबर की बात तो उसने ये किया। साथ ही साथ चाइना इमर्ज होके आ रहा है एज ए की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड एनर्जी पार्टनर। चाइना के साथ में भी अपना जो ट्रेड रिलेशन है ना रसिया, वो मजबूत करते जा रहा है। बोला जा रहा है अब नॉर्थ कोरिया के साथ में भी उसने अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं, जो कि अपने आप में आइसोलेटेड होकर के रह रहा था। ये एक वन फैमिली रूल्ड टोटलिटेरियन स्टेट माना जाता है, दैट इज स्टिल टेक्निकली एट वार विथ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ में इसकी बनती नहीं है। अब यदि किसी भी मामले में अटैक होता है तो इसका मतलब ये हो गया है कि रसिया तैयार है, वो प्ले करेगा एक लार्जर रोल इन नॉर्थ ईस्ट एशिया में। तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में अब आप ये समझ लीजिए, रसिया का दबदबा फिर से यहाँ पर हमको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ना, चाइना की बात करें तो चाइना बड़ी सावधानी से रह रहा है, ठीक है। और वो ये चीज़ भी देख रहा है कि भाई उसके जो पार्टनर हैं कैसे करके वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। इसका काफ़ी फार रीचिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं। क्योंकि अब जो है नॉर्थ कोरिया ना, अब परमाणु हथियारों को कम करने के ऊपर चर्चा नहीं करेगा। वो हमेशा सोचेगा कि अब मैं कैसे करके बढ़ा सकूं, क्योंकि मेरे पास में रसिया जैसा मित्र है। वहीं यदि देखा जाए ना, रसिया की बात करें, ठीक है, जिसकी थोड़े बहुत कहना चाहिए जो जापान के साथ संबंध है, साथ ही साथ जो साउथ कोरिया के संबंध है ना, ये थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो एग्रीमेंट किया गया है, ये मजबूत करेगा इमर्जिंग ट्राईपार्टाइट पार्टनरशिप को ईस्ट एशिया एमंग जापान, साउथ कोरिया एंड यूएस। कुल मिलाकर के ये एग्रीमेंट फिर से थोड़ी सी मजबूती प्रोवाइड करेगा किसको, जापान को, साउथ कोरिया एंड अमेरिका को। कहाँ पर, इस एशिया वाले हिस्से में। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो इंडिया और म्यांमार के संबंधों को बताता है। पार्टिकुलरली भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में प्रजातंत्र है, भारत में चुनी हुई सरकार है। लेकिन म्यांमार में चुनी हुई सरकार को हटा करके मिलिट्री ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। आज के समय में वहाँ शासन चला रही वहाँ की मिलिट्री। तो भारत एक डेमोक्रेसी है, तो भारत को अपनी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर भी डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए हमेशा से आगे आना चाहिए। कुल मिलाकर के आप कुछ ऐसे काम करिए जिससे वहाँ के लोगों को लगे कि नहीं, भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत हम लोगों का सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मिलिट्री का साथ दे रहे हैं, मिलिट्री के शासन के साथ में आप ट्रेड कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी से चाइना जैसे कंट्रीज करते ही आ रही हैं। लेकिन आप हथियार के बदले में, हथियार से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लोकतंत्र, उसको वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। दिल्लीज स्टांस ऑफ डिफाइनिंग इट्स इंटरेस्ट इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। भारत सरकार की एक सोच है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में उसके क्या इंटरेस्ट मौजूद है। इसके लिए उसकी जो नैरो स्ट्रेटजिक टर्म है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारी जो संकीर्ण सोच है ना, उसको थोड़ा सा विस्तार करने की ज़रूरत है। संकीर्ण सोच ऐसी है कि अभी म्यांमार में मिलिट्री का शासन चल रहा है, सब देश मिलिट्री के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम भी ट्रेड करेंगे। ये एकदम सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी सोच है ये। तो हिंदी में यदि देखा जाए, दक्षिण पूर्व एशियाई देश में अपने हितों को संकीर्ण रणनीतिक संदर्भ में परिभाषित करने के दिल्ली के अपने तरीका को, रुख को, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है।
हाल फिलहाल में देखा जाए म्यांमार की कहानी यहाँ पर बताई जाती है कि भाई 2021 से आप देखेंगे फरवरी 2021 में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद अब जो नेता लोग थे उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं मिलिट्री के द्वारा कि भाई ये चुनाव में गड़बड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद उन सब लोगों को जेल में डाल दिया गया और धीरे से फिर अपना शासन यहाँ पर चालू हो गया। बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया, बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, बहुत सारे लोग भाग करके दूसरे देश भी गए थे। इसमें बोला जाता है कि देखिए बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई हैं। 5,000 लोग ऐसे हैं जो कि हैज सो फार मर्डर्ड मोर देन 5,000 पीपल, डिस्प्लेस 2.5 मिलियन पीपल, ठीक है। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, कितने सारे लोगों की जानें गई हैं यहाँ पर। आप सोच सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हुए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सेकंड टेन्योर चल रहा है। उनके पास में जो कि अपने आप को प्रो डेमोक्रेसी के खिलाफ में जो लोग रहते हैं उनसे उनकी बनती नहीं। ज़्यादातर वो डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ में अपना हाथ मिलाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आज के समय में देखा जाए मिलिट्री के पास में पॉलिटिकल पावर भी है और मिलिट्री भी है, दोनों चीज़ लेकर के वो बैठ गई है। यहाँ पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे विदेशों के साथ संबंध में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ और इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इसमें क्लियरली ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करी जाती हैं कि भाई वैल्यू क्या रहेंगे, इंटरेस्ट क्या रहेंगे, ठीक है। इनकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। लेकिन ये कंट्री के ऊपर खुद डिफाइन करता है कि मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि मैं म्यांमार के साथ में रिलेशनशिप आगे बढ़ाता हूँ। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि भाई कम से भी कम हमको 4 स्टेप लिए जाने चाहिए म्यांमार के साथ में अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। और यहाँ पर हमेशा से ही इस बात का ध्यान देना है आपको कि आप डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने पर जोर दीजिए। पहले नंबर की बात यह है, यूज अवर क्रेडेंशियल एज द लार्जेस्ट फेडरल डेमोक्रेसी। सबसे पहली बात मन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। उस हिसाब से डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस बात का हमें पहली बात ध्यान रखना है कि भाई भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट फेडरल डेमोक्रेसी है इस रीजन में, जो कि म्यांमार को प्रभावित कर सकती है। लंबे समय से देखा जाए म्यांमार डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ के जो पॉलिटिकल एलाइट्स हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, जो सिविल सोसाइटी हैं उनको दबाया जा रहा है। तो वो लोग इंडिया की तरफ में देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक मॉडल के तौर पर उभर रहा है। अभी हाल फिलहाल में फिर से एक नई सरकार स्थापित हुई है और काफ़ी शांति तरीके से पावर का ट्रांसमिशन हुआ है। आज के समय में देखा जाए हमें जो डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है म्यांमार में, ठीक है, इसको लीड कर रहे हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, डजन्स ऑफ एथनिक रिवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन है, इन्होंने कोशिश करी थी कि हम एक पैरेलल शासन चलाएंगे, मिलिट्री को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मिलिट्री ड्राफ्टेड 2008 कॉन्स्टिट्यूशन को एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो वीपन की सेल हम करते हैं म्यांमार मिलिट्री को, वो हमें हाल्ट कर देना चाहिए। यदि हम एक एडवोकेसी ग्रुप के हिसाब से देखें, जस्टिस फॉर म्यांमार, इंडिया की जो स्टेट आउंड मिलिट्री हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब इसमें सरकारी कंपनियां शामिल हैं, इन्होंने बहुत सारे नॉन लीथल एंड सेमी लीथल इक्विपमेंट भेजे हैं मिलिट्री को 2021 में, जब से उसका शासन चल रहा है। साथ ही साथ जो एयरफोर्स है उसने ट्रांसफ़र किया है पैकेज विच हैड 52 आइटम। तो आप सोच लीजिए, आप मिलिट्री को भेज रहे हैं और मिलिट्री इसका इस्तेमाल अपने सिविलियन के ऊपर कर रही है।
इंडिया ने सेल आउट किया है 1.5 मिलियन डॉलर कीमत के नेवी ग्रेड डीजल, किसको? जुंटा लिंक्ड एंटाइटीज को, जब से कॉप यहाँ पर शासन कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को हमें रोकने की ज़रूरत है। क्या क्या किए हैं देखिए, जो भारत की सरकारी कंपनियां हैं ना, नॉन लीथल एंड सेमी लीथल इक्विपमेंट म्यांमार को भेज रही हैं। इंडियन एयरफोर्स ने 52 आइटम भेजे हैं वहाँ की मिलिट्री को। साथ ही साथ ने इंडिया ने सेल आउट किया है 1.5 मिलियन कीमत के नेवी ग्रेड डीजल को, किसको? वहाँ के कॉप को, वहाँ की मिलिट्री को। तीसरे नंबर की बात यह है कि भारत सरकार ने ये प्लानिंग किया था कि म्यांमार से जो लोग भाग करके आ रहे हैं ना, तो जो म्यांमार की बॉर्डर है उसको हम सील करेंगे, मतलब उसको हम फेंसिंग करने का काम करेंगे। इंडिया नीड टू इमीडिएटली ओपन क्रॉस बॉर्डर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। इंडिया को क्या चीज़ की ज़रूरत है? जो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है उसको ओपन करने की ज़रूरत है। ये एरिया कौन कौन से हैं? ये एरिया है जैसे कि सैगाइंग रीजन, चीन स्टेट रीजन एंड नॉर्दर्न रखाइन स्टेट। नॉर्दर्न रखाइन स्टेट, इन सब के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि ये जो बॉर्डर एरिया है इनके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करिए। यहाँ कहीं पर यदि मानवीय सहायता हो सकती है तो वो प्रोवाइड करना है। अब ये जो आप बॉर्डर की फेंसिंग करना चाह रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये आया था, कहना चाहिए मैसेज, कि वहाँ से आने वाले जो लोग भाग भाग कर आ रहे हैं ना, और जो हथियारों की सप्लाई हो रही है, अवैध जो तस्करी हो रही है, उसको रोकने के लिए हम फेंसिंग का काम करेंगे। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया था। अब हम बात करते हैं फूड एंड मेडिसिन। तो जाहिर सी बात है, इन लोगों को जो कि म्यांमार की मिलिट्री से प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है? फूड एंड मेडिसिन, साथ ही साथ कुछ इमरजेंसी रिलीफ असिस्टेंट प्रोवाइड आप कर सकते हैं। वहीं मिजोरम की बात करें, जो कि कहना चाहिए एक प्रकार से रास्ता है, जहाँ पर एक मल्टी लेयर्ड असाइलम एंड एड इकोसिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है, ये एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। साथ ही साथ इंडिया को लोकल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। जैसे जो बेस्ट प्रैक्टिस अपनाई गई है थाईलैंड के तरफ से, जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया था क्रॉस बॉर्डर एड डिलीवरीज इनटू म्यांमार, इस प्रकार के कदम भी हम उठा सकते हैं। साथ ही साथ हम क्रॉस बॉर्डर एड कॉरिडोर चालू कर सकते हैं विदाउट अलाउइंग कॉन्ट्राबैंड टू पास थ्रू विथ स्ट्रिंजेंट चेक एंड प्री डिलीवरी वेटिंग। आप अपनी जो चेकिंग है उसको मजबूत कर दीजिए ना। अपने आप जो आप कह रहे हैं कि तस्करी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, उसको आप रोक सकते हैं। चौथे नंबर की बात यह है, हम चर्चा करेंगे डिटेंशन ऑफ असाइलम सीकर। जो लोग शरण मांग रहे हैं उसको आप डिटेंट करके रख रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को इमीडिएट तौर पर रोकना पड़ेगा डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ म्यांमार रिफ्यूजी। पार्टिकुलरली हम मणिपुर के केस में बात कर रहे हैं, जहां पर जो बीजेपी लीड गवर्नमेंट है उसने 115 रिफ्यूजी को म्यांमार भेज दिया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट हम 11 जून की बात कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन को। इसके लिए उसके अपने कुछ रीजन रहे थे न। यदि वो इसका सिग्नेटरी हो जाता ना, तो फिर इन लोगों को वो वापस नहीं भेजता, भले ही उनको उनकी जान का खतरा है। जबकि आप देखेंगे ना, भारत का संविधान, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कानून है, वो इंडिया को कहते हैं कि आपके यहाँ पर यदि कोई भी आता है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना हमारे यहाँ पर है, तो फिर आप कैसे करके इनको वापस भेज देते हैं।